आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, आलमी सतह पर सहाफ़त की सेहत ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे हुक्मरान और ऐसे ऐसे इदारे जो है कार फरमा हैं, जिसकी वजह से सहाफ़त को हर तरफ दबाया जा रहा है। वहीं पर सुनहरे तेलंगाना में भी कुछ हालात ठीक नहीं है। चुनांचे हाल ही में रघु रामकृष्णा नामी एक सहाफ़ी को सूर्यापेट की पुलिस हैदराबाद से गिरफ्तार करती है और किसी को इत्तला नहीं देते, खुद सहाफ़ी को इन्फॉर्म नहीं किया जाता। 3 घंटे के बाद फिर सहाफ़ी की बीवी को इत्तला दी जाती है कि आपके शौहर को अरेस्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि बहुत पुराना केस है जिसको ये खोले हैं। अपोजिशन लीडर्स हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि यह सहाफ़ी ने हुकूमत पर नुक्ताचीनी की, जिसकी वजह से इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उसे गिरफ्तार किया गया है। हक़ाइक़ क्या हैं, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर जनाब एम ए माजिद साहब। माजिद साहब इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के साबिक़ा सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, अब मौजूदा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। आइए माजिद साहब से जानने की कोशिश करते हैं। माजिद साहब, बीबीएन चैनल पर आपका खैर मकदम है। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। जी माजिद भाई, मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो रघु रामकृष्णा नामी सहाफ़ी की गिरफ्तारी अमल में आई है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, जहाँ तक जो अखबारी इत्तलात या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चल रही है, ये कहा जाए कि कुछ लैंड इश्यूज वगैरह के बारे में, इनके बारे में जो कुछ निकला है। देखिए, दरअसल कुछ चीज़ें बेनकाब की गई थी, खासकर जो हुकूमत के लिए, फिर हुकूमत के जो इस वक्त बताना चाहता हूँ कि हुकूमत एक कोटरी के तहत काम कर रही है। इनके जी जो लैंड इश्यूज वगैरह है, और आप देखिए हफीज़पेट की एक बड़ी अराज़ी थी। मैं खैर ये इससे ताल्लुक़ नहीं है रघुराम से। चंद जी दिन जी पहले जो 50 एकड़ की जो हाई कोर्ट ने भी जो है सीएम के ऑफिस में काम करने वाले एक बहुत ही ख़ास आदमी हम्म उनके नाम की है, और इस केस में अखिला नामी जो साबिक़ वज़ीर थी आंध्र प्रदेश की, आपको जी याद है, वो केस जी में आपको बहुत बड़ा किस्सा है। हम्म तो ये सीएम का जो दफ्तर में जो लोग मामलात कर रहे हैं, चाहे वो उनके जो है सीएम के पर्सनल सेक्रेटरीज हों, फलाँ हो, या ऐसा दिखता है कि ये प्रगति भवन में जो एक कॉकस बैठा हुआ है, ये बहुत ही, और इनके तार बहुत ही लैंड जो इश्यूज़ हैं, मैं ये हम्म नहीं कहूँगा कि माफिया है, हो भी सकता है जायज़ काम भी हो या नाजायज़ जो भी हो। हम्म मगर एक इशू जो हुआ हालिया दिनों में, जो एक वज़ीर की बरतरफ़ी का, वो भी एक अराज़ी का इशू था। यानी हम्म लैंड इशू एक प्राइम चीज़ बनी हुई है, और यही वजह है कि बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। खुद हमारे सहाफ़ी भी लोग इन्वॉल्व होंगे बराबर इसमें। लेकिन एक पुराने केस को निकाल कर जिस तरीके से जो कुछ किया गया है, और हम्म आप देखिए जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं, और एक कानून भी 2008 का भी है कि अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हैं, तो उसका जो है बाकायदा उसके लिए उसके फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तारी से पहले और एक पंचनामा करते हुए गिरफ्तार करना चाहिए, जी एक आम आदमी के लिए। हम्म यानी आप मान लीजिए किसी जैद बकर को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो एक पंचनामा करके 2 गवाहों को, पड़ोस में हो या किसी रिश्तेदार में हो, उनको लेकर, जी ठीक है ये चीज़ है, चार्जशीट है। जी तो ये फॉलो कोई नहीं कर रहा है, कहीं हम्म नहीं हो रहा है फॉलो। उठा लिया जी जाता है, बाद में जब चीखो पुकार होती है तो ठीक है इन्फॉर्म किए, उसके बाद कहते हैं कि नहीं फलां केस में लेके गए हैं। तो हम्म ये कॉलोनियल दौर की बात है। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि 3-4 दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ नामी एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, हम्म फायर के लिए काम करते हैं और बहुत ही उनका मुकाम है, उनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने सिडिशन का केस डाला था, हम्म यानी मुल्क से गद्दारी का केस। किस लिए? उन्होंने कुछ लफ्ज़ कहे थे, कुछ मतलब कोई लफ्ज़ ऐसे भी नहीं थे कि जो अनपार्लियामेंट्री हो या किसी को तकलीफ हो, तो वो अपना कुछ इज़हार कर रहे थे, तो उस पर सिडिशन का केस डाला गया। तो हम्म उस सिडिशन के केस को क्वैश करने के लिए विनोद दुआ रुजू हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन बल्कि जजमेंट दिया है हम्म कि जर्नलिस्ट टू बी प्रोटेक्टेड, जी यानी सहाफ़ियों
की हिफाजत करना मरकज और रियासतों की पूरी जो है जिम्मेदारी बनती है। और सिडिशन का केस उनको खत्म कर दिया। जी तो अब बताइए कि एक जर्नलिस्ट रघु के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, जी इसको कैसा प्रोटेक्ट किया गया। अब एक और मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता साल हाथरस यूपी में एक वाक़या हुआ था, जहाँ एक दलित लड़की को उसके साथ बलात्कार किया। फिर यूपी की पुलिस ने उसको जिस तरीके से रातों रात उसकी जो है डेड बॉडी को उसके फैमिली मेंबर्स की कंसर्न के बगैर जला के ख़त्म कर दिया था। जी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए सिद्दीक कप्पन नामी एक केरला के जर्नलिस्ट हैं, वो जाते हैं। तो उसकी अर्जी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहती है। तो यानी ऐसा लगता है कि हमारा जो सिस्टम है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों का जो मामला हो, वो अब गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार बनता जा रहा है और लोगों को इन सिस्टम पर भरोसा खत्म होता जा रहा है। अब मैंने कई मिसालें दी। विनोद दुआ के केस में एक बड़ा ही अच्छा एक वेलकम जजमेंट आया है। ये कहा कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्टेड, जर्नलिस्ट की हिफाजत करनी चाहिए, मरकज और स्टेट को डायरेक्शन देता है कोर्ट। तो जी क्या जर्नलिस्ट की हिफाजत हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 दिन के अंदर रघु को इस तरीके से लेके चले जाते हैं। तो क्या ये जर्नलिस्ट का प्रोटेक्शन है या जर्नलिस्ट का असल्ट है? ये सवाल पैदा होता है। जी नंबर 2, विनोद के केस में जिस तरीके से इंसाफ हुआ, सिद्दीक कप्पन का मामला है। जी कप्पन यूपी में जो का जो हुआ था, एक दलित का जो हुआ, फिर यूपी की पुलिस ने किस तरीके से उसको मिसहैंडल, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए केरला की जज किया वहां जाने का। ठीक है, वो कुछ कह रहे हैं कि वो नकली जर्नलिस्ट है, नकली हो सही हो, एक इंसान है, उन्हें उसको एक एवरी राइट है, एवरी सिटीजन हैज दिस राइट। अब तो सिटीजन जर्नलिस्ट भी है। अब आप देखिए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स है डिजिटल मीडिया के, उस पे भी एक इंडिविजुअल लोग जो है ना अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन करके जो भी वो देते हैं। तो ठीक है, उनको जर्नलिस्ट कैटेगरी आप माने या ना माने, लेकिन एज ए सिटीजन दे हैव एवरी राइट टू इन्वेस्टिगेट एंड इन्फॉर्म द अदर। तो ये बताया। अब आप देखिए रिपब्लिक के जो एडिटर हैं, उनको चंद घंटों में वही अदालत आप जो है उनको जमानत दे देती है। जी और हाँ सिर्फ रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर हैं, उनके खिलाफ बम्बई पुलिस में केस फ्रेम होता है, बाकायदा उनके खिलाफ चीजें होती हैं, इन्वेस्टिगेट होता है या फिर जारी होता है। के मामले में ऐसा क्यों? तो ये जो प्यार के साथ हमारी सरकारें चल रही हैं, और ऐसे में अब आप देखिए, जहां तक जर्नलिज्म का मामला है, सहाफत का जहां तक मामला है, सहाफत को तो ऐसा लगा कि तो हमारी मुट्ठी की तो एक अफोर्डेबल कमोडिटी है, उसको कभी भी हम खरीद सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा हो गया। तो सहाफियों की कोई इज्जत भी नहीं रही, किसी ना किसी उन्वान से खत्म कर दिया गया। उनके बारे में कुछ कई ऐसी चीजें हैं, उनको पहले किडनैप किया गया, उनको टॉर्चर किया गया। एक तो जो है जैसे कई इलाकों में जो है सैंड माफिया की तरफ से हो गया, माइनिंग माफिया की तरफ से, खासकर मैं झारखंड वगैरह की जो बात करूंगा, वहाँ जर्नलिस्ट बड़े बुरे हालत में हैं, वो कोई चीज को ना चाहते हैं। और कुछ ठीक है, ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जो माफिया के साथ कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए अगर कोई कानून से हटकर कोई काम करता है तो जरूर कानून उसके बारे में काम करेगा, कानून टेक्स इट्स ओन कोर्स, इस तरीके की बात की जाती है। लेकिन ये कहना कि भाई जो जर्नलिस्ट को जो है टारगेट किया जाता है, जिसका जो है पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से जो चीजें बाहर लाता है उन्हें, उसको अगर किसी ना किसी उन्वान से फंसा कर उसको जिंदगी को खराब करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में अब आप देखिए, जमहूरियत का सबसे अहम जो सुतून होता है वो एक यानी प्रेस होता है या मीडिया होता है। अगर उसको खुद आप दबाने की कोशिश करेंगे तो जमहूरियत का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी जी बहुत अच्छी बात कही आपने। जमहूरियत का चौथा सुतून है और उसको कमज़ोर किया गया तो जमहूरियत ढह जाएगी। आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऑल जर्नलिस्ट आर टू बी प्रोटेक्टेड। उसके बाद ये वाक़या पेश आता है। तो एक तो सहाफ़ी के हुकूक़ की पामाली हो रही है, दूसरे सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं बनता जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखिए, सिद्दीक कप्पन के मामले में केरला की हमारी जो सिस्टर यूनिट है, केरला जो है जर्नलिस्ट एसोसिएशन, वो सुप्रीम कोर्ट रुजू हुई।
और जी उसने बाकायदा तौर पर ये कहा था कि देखिए ये जर्नलिस्टों के जो हुकूक हैं, इनके बारे में ये चीज़ें हैं, ये हैं। वो अब अदालत पता नहीं उसका कब वो प्रिवेल करेंगे, ठीक है। अब ये जहाँ तक आपने जो बात कही है कि देखिए ये बेसिकली हम ठीक है पहले जर्नलिस्ट को हटा देते हैं। एज़ ए सिटीज़न हमारे भी कुछ राइट्स बनते हैं। तो एज़ अ सिटीज़न जब हमारे राइट्स बनते हैं तो हमको जी रूल ऑफ लॉ कहाँ लागू होता है? जी देखिए अगर हम कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, अब आप देखिए क्या विनोद दुआ पर सेडिशन का केस हर बजा आप सोचने की बात है। तो हम्म ये हमारे हमारे जो अब देखिए चाहे प्रेस काउंसिल हो या दीगर हो, ये क्यों कायम की गई है? टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी अखबारों से जो वाबस्ता लोग हैं वो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया। लेकिन इतने आपको बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता साल जब पैंडेमिक का आगाज़ हुआ था हमारे पास गुज़िश्ता साल मार्च में, मार्च से हम्म लेके मई तक, मई के महीने में मैंने जो दरखास्तें आई हैं तकरीबन 2,500 2 महीने में हमारे जो है कंप्लेंट्स आई हैं हम्म कि इस तरीके से ये जर्नलिस्टों के खिलाफ हो या फिर वो मीडिया के खिलाफ हो जो जहर फैला रही है, खासकर मुख्तलिफ पेंडेमिक की जो स्प्रेड करने के लिए स्प्रेडर वगैरह। हम्म। तो ये देखिए खुद हमारी सहाफत भी साख हो चुकी है। एक जी इसमें मुझे कोई तामुल नहीं है कहने में कि सहाफत हमारी साख हो चुकी है, हम्म क्योंकि किसी की इज्जत पर, किसी शहरी की इज्जत पर, किसी तहकीक के कीचड़ के बाद वो करना। मुंबई का जो एक्टर राजपूत उसकी सुसाइड को उनकी तरफ गया। लेकिन देखिए एंड ऑफ द डे तो ये हम बाज मीडिया के जो आउटलेट्स है, मीडिया के जो घराने हैं, तो ये भी इसके लिए जिम्मेदार है कि हमारी जो सहाफत की पस्ती है उसके लिए भी वो जिम्मेदार हैं। किस तरीके से वो इस्टेब्लिशमेंट का टूल बनकर हम्म हमारे जर्नलिस्टों के समझते हैं कि ये ज़र खरीद है, इनको जो है हम अच्छी तनख्वाह दे देंगे, ये हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कुछ लोग हैं, लेकिन जो लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो बिल्कुल अपनी ज़मीर की आवाज़ पर काम कर रहे हैं, उनको तो आप जेलों की सलाखों में डाल रहे हैं। तो मैं हम्म समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। सिर्फ ये समझते हैं कि मीडिया को अपनी गोद में रखकर आप जो है जमहूरियत का जो है दहाई देंगे, ये मैं समझता हूँ कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं है। और आप देखिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट एक आलमी इदारा है जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा ममालिक इसके मेंबर हैं। जी इसमें हमारा जो रेटिंग है, इंडिया की रेटिंग है तो बहुत, ये बोलते हैं कि भाई यहाँ जमहूरियत के नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ इतने हमले होते हैं, यहाँ जर्नलिस्ट अत्याचार है और इनके बारे में, और इनका ना ही कोई वेलफेयर रखा जाता है और इनकी कोई ना सेफ्टी है। हम्म ये हमारी रेटिंग जहाँ तक जर्नलिस्टों के बारे में। खैर ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या रेटिंग है, डेमोक्रेसी के बारे में क्या रेटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मुतालिक एक जो सब्जेक्ट हो रहा है वो सिर्फ सहाफ़ियों के बारे में है। जी ये जो बता रहे हैं कि इनके खिलाफ पुराना केस है, ये पुराना केस क्या है, इस बारे में आप ज़रा कुछ बता सकेंगे? देखिए केस पुराना हो तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या पुलिस जो हो वो अभी तक खामोश क्यों बैठी थी? जी असल में टाइमिंग का जो फर्क हम्म जी, जब केस पुराना हो तो उसको क्यों उस वक्त टेक अप में ज़रा वजह क्या थोड़ा थी? आपका सर कट रहा है, मोबाइल थोड़ा। जी उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो है पिक एंड चूज़ है। अब आप देखिए मुझे हम जब तेलंगाना की तश्कील हुई थी, यहाँ हमारा एक इजलास हुआ था तेलंगाना की तश्कील के, मजबूरन हमको प्रेस काउंसिल को यहाँ बुलाना पड़ा। इसकी वजह ये थी कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं जो गोल्डन तेलंगाना की बात करते हैं, उन्होंने वरंगल में एक बड़ा जो है खिताब करते कहा कुछ चैनलों के बारे में कि हम उनको 7 तबक ज़मीन में हमारे बारे में तनकीद लिखते हो, तुम्हारे बारे में ये करते हो। तो 7 तबक ज़मीन की जो बात की गई थी वो हमको बड़ा नागवार गुज़रा। उसके बाद आप देखिए 2 चैनल आप भी वाकिफ़ हैं, आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कितने अरसे तक उनको बंद रखा गया। हम्म वो उनकी जो एजेंसीज़ होती हैं उनके साथ कहा कि भाई आप इनको डिले मत करने दीजिए, उनको इजाज़त मत दीजिएगा। तो ये तो पहले से ही यानी मरकज़ हो या रियासतें हों, यहाँ जर्नलिस्टों का कोई मदावा करने वाला या उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, बल्कि ये समझते हैं कि जर्नलिस्ट हमारे कहने पर ही जो है कलम चलाएँ, हम जो बोले वही लिखें। बस यही एक काम रह गया है कि जर्नलिस्ट जो है बस वो जो डिक्टेशन देंगे, यानी उनको एक
खाली एक सहाफ़ी की नहीं है, बल्कि उनको डिक्टेशन लेने वाले एक आदमी की ज़रूरत है कि बस वो ले लें, बस छाप दें, शाया कर दें या रिले कर दें, तो यही चीज़ है। तो इस तरीके से जर्नलिज़्म चलने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, उनको सहाफ़ी की नहीं बल्कि पीआर एजेंसी की ज़रूरत है। जी। जिस तरह से केसेस बनाते हैं कि 146 सेक्शन 146 राइटिंग, सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर राइट्स एंड 148 राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, 332 and 333 voluntarily causing hurt and deterring the public servant from his duty। इतने संगीन जब दफात दफात हैं तो आप इतना लंबा अरसा क्या कर रहे थे? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि केस पुराना है, केस वो है, ये बहस ऊपर होता है के खिलाफ भी कर दीजिए। अब वो कंपनी के लिए कितना वक्त लगता है हमारे पास? ये कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट तो नहीं है कि जी ट्रायल जो है लिमिटेड पीरियड के अंदर हो जाए। उस वक्त तक कितनी सफरिंग होती है जर्नलिस्ट, उसकी फैमिली के। अब आप देखिए, कश्मीर का हम जब करते हैं, कश्मीर में महज ये हकीकत बताने पर भी सीधे सीधा केस हो जाता है। वहाँ तो पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, पीएसए, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, उस नाम से वहाँ जर्नलिस्टों को कहा जाता है। और ये भी कहा ये होता है कि जर्नलिस्ट अपनी कॉपी से पहले वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को अपनी कॉपी बताए पहले। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग, इंटेलिजेंस के लोग आके चेक करते हैं कि कौन सी कॉपी जा रही है, कौन सी कॉपी प्रिंट को जा रही है, कौन सी कॉपी हो रही है। तो ये अगर ये क्या जर्नलिज्म है, ये क्या जमहूरियत है, तो ये हमको समझना पड़ता है। आप देखिए, सबसे ज्यादा जो मुतासिर है इस वक्त कश्मीर के जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। दिल्ली में जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो लोग मुतासिर हैं। तो जी अब आप देखिए, ये तो खैर फिर भी है। श्रीदेशन का केस तो सबसे खतरनाक है ना, पीएसए का केस, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, जो जी फारूक अब्दुल्ला और लोगों पर भी लगाया गया था, आपको याद होगा। जी तो ये तो बहुत, ये मुल्क से गद्दारी का जो मामला होता है वो तो बड़ा संगीन है। तो ये लोग, ये देखिए, पुलिस जब ऐसा दिखता है कि पुलिस भी इंसाफ के तकाजे से हटके वो अपने बॉसेस को खुश करने के लिए काम कर रही है। जी, ये सारे मामला के चलते इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन का क्या रोल हो सकता है? क्या वो असरअंदाज होने में जी, नाकाम है? देखिए रोल, नहीं नहीं नहीं, देखिए जब 91 से जो हमारे पास सिचुएशन आई है, 91 के बाद से ट्रेड यूनियनिज्म खत्म होकर रह गया है। पहले सहाफ़ियों की बड़ी कदर मंजिलत होती थी, अब ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या है, मैनेज कर ले रहे मालिकान को। अरे भाई, इनसे हमको बात करना है, चाहे वो गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो, या पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हो, या जो इंटरेस्टेड जो भी लोग हैं, या हो जो भी हो। अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जर्नलिस्ट की क्या अहमियत है, छोड़ो, उसके मालिक से हम बात कर लेते हैं, वो मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं, वो सब कर लेगा। वो अपने लिहाज से कौन सा आदमी है जो अब उस हमारी मर्जी के मुताबिक खबरें लिखने वाला होगा, वो उसको हम कर लेते हैं। तो ऐसे में हमारा जो आपको याद होगा 70s 80s 90 से पहले, जैसा कि जॉर्ज फर्नांडिस भी बहुत बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट थे, संजीवा रेड्डी हैदराबाद से ताल्लुक थे, वो भी बहुत बड़े ट्रेड यूनियन अभी भी हैं वो। इनकी एक आवाज पर सारी रेल रुक जाती थी, इनकी एक आवाज पर सारे बैंक के जो है दरवाजे बंद हो जाते थे, इनकी एक आवाज पर पूरे वर्कर्स हो जाते थे। कहाँ है अब मेडे बनाए हम, मेडे खाली एक रस्म होके रह गई। तो ये जब से हमारे कवानीन बने, अब आप देखिए लेबर कानून कहाँ है। पहले हमारे वेजेस मुकर्रर होते थे, हमारा जर्नलिस्टों को सिर्फ 6 घंटे काम करने का होता था। कहाँ गया ये सब, खत्म हो गया, ये पूरा कॉर्पोरेट हो गया है। बात कर रहा था कि जब चंद्रशेखर राव टीपू बने, तेलंगाना की तश्कील के बाद, जिस तरीके से वरंगल में जो वाक़या हुआ था, हमने प्रेस काउंसिल को यहाँ बुलाया, प्रेस काउंसिल के इजलास करवाए, तो हुकूमत से जवाब तलब किया, तो काफ़ी कुछ प्रेशर है, जितना होना है करते। अब यही बात सिर्फ प्रेस काउंसिल ही नहीं, बल्कि इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से, यानी जिस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन करना हो कलेक्टर को या जो भी हो, अब तो मिनिस्टर से मिलना तो एक ख्वाब हो गया सहाफ़ियों का। वरना पहले ये होता था कि चीफ मिनिस्टर हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर मुलाकात करते थे। अभी जब भी ज़रूरत हो, वो आपको सेक्रेटेरिएट में 3 बजे से 4 बजे तक जर्नलिस्टों को लिए वॉक इन कर रहे हैं, यानी आप सीएम के में कभी भी जर्नलिस्टों को रोका नहीं जाता था। अब तो जर्नलिस्ट तो छोड़िए, खुद प्रगति भवन जो शीशे का महल है, वहां खुद मिनिस्टर बगैर जा सकता। तो जी ये, और खुद पीओ में भी, दिल्ली में भी यही हालत है कि पहले जो जिस तरीके से जर्नलिस्ट की एक अहमियत होती थी, जिस तरह से होता था, वो अब खत्म हो गया। ट्रेड यूनियनिज्म खत्म
हो गया। इन बुरे हालात अज़्म और हौसला नहीं टूटा है हमारा। बराबर इसके लिए आवाज़ उठाती है और बराबर कलमकारों के लिए आवाज़ उठाती है। ठीक है, ये आवाज़ हमारी मध्यम हो गई है, धीमी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद एक न कुछ तो हम चीखो-पुकार करते हैं और यही चीखो-पुकार है। अब देखिए, गुज़िश्ता दिनों जो भी वाक़ा विनोद दुआ के साथ जो हुआ, पूरी टीम हमारे साथ खड़ी रही। खैर कानूनी मदद उन्होंने खैर कहा कि नहीं भई वो सख्त रखते हैं, कानूनी तौर पर उन्होंने लड़ाई लड़ी है और उसमें कामयाबी ज़रूर मिली है। तो हमें भी यकीनन रघु के केस में भी हमको यकीन है कि अदालत से ज़रूर इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, वो पूरे के पूरे एक बिल्कुल एक यानी फर्ज़ी नोयत के मालूम होते हैं और पूरी कहानी फर्ज़ी नोयत की। जी, जी। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरह से रघु के केस में मदद कर सकती है? अब देखिए, अभी अगर ये मामला कोर्ट ट्रायल में चले गया तो उसमें हमारा यानी काउंसिल का इख्तियार नहीं होता है। ट्रायल से पहले ये बराबर इसमें आप खैर हम भी तवज्जो दिलाएँगे कि सोमो को केस को लिया जाए, बजाय उसके सोमो तो नहीं ईमेल दी जाए कि हाँ, से काउंसिल कहती है कि इसकी तफसीलात फराहम की जाए। बाकी अगर वो क्रिमिनल है, कहा है, कोर्ट में हो रहा है, तो वो नोयत अलग है। लेकिन ट्रायल से पहले अगर इस किस्म के फर्जी केसेस में मुलविस किए जाते हैं, अब आप देखिए एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि चंद महीने पहले का है, यूपी में दोपहर के खाने की स्कीम में रोटी और नमक दिया जा रहा था। रोटी और नमक और परोसा जा रहा था, तो वो रोटी नमक की स्टोरी जिसने दी है, उसके खिलाफ केस करते हुए उसको जेल में डाल दिया गया। कि ये जो है ये बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ हुआ, यूपी सरकार केस हमने एक टीम बनाई थी, टीम बनाकर हमने इन्वेस्टिगेट करवाई, कहा कि ये वो वाक़या सच्चा था और हुकूमत की हिमायत पर उसको झूठा केस डालकर उसको जेल भेज दिया गया। उसको जेल से रिहाई मिली, वहाँ की डायरेक्टर जनरल पुलिस को जो है नोटिस दी गई, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दी गई और कहा कि इसकी पूरी तहकीक है। मेरे ख़्याल से तकनीकी ख़राबी की वजह से माजिद साहब से हमारा राब्ता ख़त्म हो गया। बहरहाल तो नाज़रीन, ये थे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन एम.ए. माजिद साहब। उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी। तकनीकी ख़राबी की वजह से कनेक्शन कट गया, जिसकी वजह से बात मुकम्मल नहीं हो पाई। बहरहाल जितनी गुफ्तगू हमारी उनसे हो पाई, उन्होंने ये बताया कि रघु को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो है विनोद दुआ साहब के केस में ये कहना है कि तमाम सहाफ़ियों के हुकूक़ की हिफाजत होना चाहिए, सहाफ़ियों की हिफाजत होनी चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। उसके बावजूद ये हुआ तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हुआ है। उसके बाद फिर ये जिस तरह से अरेस्ट किया गया, हुकूमतें सहाफ़त को कुचल देना चाहती हैं, लेबर लॉज की पासदारी नहीं है और ट्रेड यूनियंस तो जैसे गायब ही हो चुके हैं। बहरहाल हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। कानून के दायरे में हमें अपने हुकूक हासिल करने की ज़रूरत है। देखते हैं अब इस केस में क्या होता है आगे। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।